और आज हम फिर से बहुत अच्छी पॉइंट पे टॉपिक पे बात करेंगे, जो एक्चुअली टॉपिक है परमाणु से क्वार्क तक का रोमांचक सफर। आज हमारे साथ डॉक्टर रघुनाथ साहू जी हैं, जो कि एक्चुअली स्विट्जरलैंड से टॉक दे रहे हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम है, हम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आईआईटी इंदौर में और राज शिक्षा केंद्र भोपाल की मदद से कर रहे हैं। और हमारे ये प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से काफ़ी सक्सेसफुली हुए हो रहा है। लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं। और मेरा ये भी आपसे निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी लिखिए। अभी जब डॉक्टर साहू जी कुछ बोलेंगे और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो दिखाएंगे तो उनसे पूछिए कि हाँ ये क्या है ना। तो उसी के साथ मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको ले चलता हूँ डॉक्टर आशीष जी के पास, जो कि थोड़ा सा डॉक्टर रघुनाथ साहू जी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे एक मिनट सर, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया है और आज जो स्विट्जरलैंड में है तो कैसे है, तो घूमने गए हैं या पढ़ने गए हैं या क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसका रघुनाथ साहू जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने टॉपिक में बताएं। उससे पहले मैं डॉक्टर रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बोले। नमस्कार, मैं आईआईटी इंदौर की टीम का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राज शक्ति की ओर से, जिसमें डॉक्टर नीरज शुक्ला जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, नोडाधिकारी आईआईटी इंदौर, डॉक्टर आशीष कुमार जी का जो लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इसको कोऑर्डिनेट करा के व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। मैं आज स्वागत करता हूं आज के वक्ता डॉक्टर रघुनाथ साहू साहब का, कि जो स्विट्जरलैंड से हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। निश्चित तौर से हमारे इस कार्यक्रम की नित्य दिन ऐसी प्रचार प्रसार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने डाइट फैकल्टी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों का। मैं इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों की मांग पर और शिक्षक साथियों की मांग पर इस कार्यक्रम को आधा घंटे आगे बढ़ाया गया है। साथियों, 4:30 से 5:30 किया गया है। ऐसा क्योंकि हम लोग ये देखते थे कि हमारे जो स्कूल हैं ओपन हो गए हैं और वो 4:30 तक खुलते हैं, तो निश्चित ही 4:30 तक हमारे विद्यार्थी स्कूल में रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं उनकी सुविधा के लिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और बीआरपी, बीएससी, सीएससी जो भी हमारे इस सिस्टम में जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, सब लोग समय से जुड़ सकें। मैं शिक्षकों से बीआरसी, बीएससी, सीएससी से अनुरोध करूंगा कि इसे अधिक से अधिक इस लिंक का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों तक किया जाए, तथा विद्यार्थियों को यह भी अवगत कराया जाए कि यदि कतिपय कारणों से वो इस कार्यक्रम को लाइव नहीं देख पाते हैं तो यह कार्यक्रम इसी लिंक पर आईआईटी इंदौर के यूट्यूब लिंक पर उपलब्ध रहता है। अतः आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं यदि कतिपय कारणों से किसी का छूट गया है। लेकिन हमारा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें, ताकि इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान विशेषज्ञ हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे बच्चों की हित की बात माने विज्ञान और गणित से जोड़ रहे हैं, उनको नया ज्ञान दे रहे हैं, ताकि इससे हमारे विद्यार्थी, शिक्षक लाभान्वित हो सकें। क्योंकि इस अवसर का हमें अधिक से अधिक फायदा उठाना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में अपने ज्ञान का, अनुभव का आप ज्ञान करा रहे हैं, हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी विषय की गहराई पर कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं पुनः आज के वक्ता डॉक्टर रघुनाथ साहू साहब का स्वागत करता हूं और ओवर टू आशीष कुमार जी, प्लीज। धन्यवाद त्रिपाठी जी। ठीक, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रघुनाथ साहू, जो कि भौतिकी विभाग आईआईटी इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। आपका एकेडमिक सफ़र ऐसा रहा है कि एमएससी आपने अपना परास्नातक उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से किया, फिर पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आईओपी जो
भारतवर्ष में फिजिक्स के मामले में, भौतिकी के मामले में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें है। भुवनेश्वर से 2007 में किया। इसके बाद आपने अपने और भी जो पीएचडी के बाद के रिसर्च साइंटिस्ट, विजिटिंग साइंटिस्ट और अदर फेलोज हैं, वो और भी बाहर जाकर के किए। इसके अलावा आपका बहुत ही डायनेमिक परफॉर्मेंस रहा है रिसर्च के मामले में। बहुत सारे पब्लिकेशंस ऑन एन एवरेज से काफ़ी ऊपर, और आपका रिसर्च इंटरेस्ट, हालांकि मैं नहीं समझता कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सर अपने टॉक में बताएंगे कि उनका रिसर्च किस तरह से रहता है बच्चों को समझने लायक। इसके अलावा आपका जो ये सेवाएं दी हैं, मैंने बताया कि अभी आईआईटी इंदौर से जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग में, परंतु इससे पहले आपने आईआईएम इंदौर में भी अपनी कुछ सेवाएं दी हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारे एकेडमिक विजिट्स किए हैं। इस समय भी वैसे बताया गया कि स्विट्जरलैंड में है, हंगरी, चाइना, वियतनाम, नीदरलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, एक्सेट्रा। इन सब जगहों पे आपने अपने टॉक्स दिए हैं, विजिट किए हैं, एकेडमिक विजिट किए हैं। आप बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं। मतलब एक तो मैंने देखा था कि कुछ करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट आपके पास सहायता मिली हुई है, जिससे आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव भी बहुत अच्छा है। आप अपने आईआईटी इंदौर में एज ए एसोसिएट डीन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आउटरीच आईआईटी इंदौर एज ए इस तरह से सेवाएं दे रहे हैं, और डिप्टी स्पोक्स पर्सन ALICE इंडिया एक्सपेरिमेंटल कोलैबोरेशन एक्सेट्रा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज में आपका एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव अच्छा रहा है। आपके रिसर्च ग्रुप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप बहुत सारी आपने ऑर्गेनाइज करी हैं, और बहुत सारे पॉपुलर लेक्चर साइंस के दिए हैं। इन सब के बारे में क्योंकि इतना समय नहीं था मैं आपको बताता, इसलिए मैंने नीचे एक अपना जो होम पेज इनका असर का है, उस पे आप जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, और सीधे अपने आज के वक्ता प्रोफेसर रघुनाथ साहू से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना वार्ता शुरू करें। धन्यवाद। Okay. Thank you, my colleague Professor Ashish Kumar, or my colleague Professor Niraj Shukla, and my colleague RP Tripathi, and namaskar all the students, faculty members from different schools, or parents. So मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ डिस्क्लेमर रखूंगा, क्योंकि जैसे आपको अभी पता है कि मैं उड़ीसा से हूँ, सो मदर टंग उड़िया है, सो हिंदी में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। सो बट मैं उसको चैलेंज के तरीके से लिया हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड मोड में डिलीवर करूँगा, सो दैट ये थोड़ा अच्छा अनुभव रहे स्टूडेंट को, और थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिले कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, कैसे होना चाहिए। ओके, सो मेरा वे ऑफ गोइंग ऐसा रहेगा। बट जैसे इंदौर आने के बाद मैं हिंदी बोलना स्टार्ट किया, और हिंदी लिखना भी आता है मेरे को थोड़ा थोड़ा, बट ये जेंडर और टेंस इसमें प्रॉब्लम रहेगा। सो थोड़ा मेरे को एक्सक्यूज कर देना, बट मैं बहुत ट्राई करूंगा कि पूरा हिंदी में बोलूं। सो हिंदी जिधर इंग्लिश जरूरत हो तो इंग्लिश में बोलूंगा। सो लैंग्वेज इन माय ओपिनियन शुड नॉट बी बैरियर इन एनी साइंटिफिक एंडेवर्स। सो उसको ख्याल में रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो मैं आज तैयार किया हूं कि आपको एक साइंटिफिक मैसेज देना है कि क्या एक्साइटिंग जर्नी फ्रॉम एटम्स टू क्वार्क्स, ये कैसा रहा है 100 इयर्स, लगभग 100 इयर्स का साइंटिफिक जर्नी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, ये कैसा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एरिया में काम कर रहा हूँ। आपको थोड़ा एनकरेज करना, पर्टिकुलरली स्कूल स्टूडेंट को एनकरेज करना मेरा एम है। सो देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। सो मेरा स्क्रीन पूरा विजिबल है आपको, मैं थोड़ा फुल स्क्रीन मोड में जा रहा हूँ, एंड
लेजर पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। सो हाँ, सो ठीक है। सो इससे पहले इसको आइकनाइज करना पड़ेगा, एक मिनट। परफेक्ट, या सो टॉक में आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करूंगा आइंस्टाइन द जीनियस ऑफ द सेंचुरी, उनका एक स्टेटमेंट था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। सो मतलब क्या है कि हम रट्टा मारेंगे और याद करने के लिए ट्राई करेंगे, वो क्रिएटिविटी चला जाएगा इसमें। रट्टा तो थोड़ा कुछ मारना चाहिए, क्योंकि चीज थोड़ा याद रहने से क्या है कि आगे सोचने का तरीका भी बैकग्राउंड मिल जाता है। बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सिंस बच्चे को थोड़ा एनकरेज करना भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो मैं सोचा कि ये स्लाइड देखा के मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आप सोचेंगे कि देखिए एप्पल का ट्री इंडिया में है, हमारा शिमला में है, लंदन में भी है। सो न्यूटन को कैसे याद आया या पता चला, और सोचने का तरीका, नजरिया डिफरेंट रहा है कि ये ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। एंड इसके वजह से न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी एज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, और इंडिया में नहीं हो पाया। ओके, इंडिया में हमारा भी एप्पल ट्री बहुत जगह है, मैं शिमला भी गया हूँ देखने के लिए। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, परसीव एंड एक्ट, वो बहुत मैटर कर रहा है साइंस करने के लिए। सो मैं यही एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सो सिंस मेरा टॉपिक है कि यूनिवर्स, व्हाट इज द यूनिवर्स मेड अप ऑफ, सो यूनिवर्स किस में बना है, व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। सो इसमें क्या होता है कि मैं आपको ले चलता हूं 100-200 साल या उससे ज्यादा साल पहले, जिस टाइम में आपके पास इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है, गूगल नहीं है। आपको कोई पूछा जाएगा कि यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस में यूनिवर्स बना है, सो आप जो दिखेंगे वही बोलेंगे, जो परसीव करेंगे वही बोलेंगे। सो इसमें क्या दिखेगा आपको कि आप एयर इनहेल कर रहे हैं, एयर दिख रहे हैं, जो दिख नहीं रहे हैं बट सेंस कर रहे हैं, वाटर दिख रहे हैं, अर्थ, फायर। सो आपको एक लेमन से कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बगैर यूज करके सो आप बोलेंगे कि द यूनिवर्स कुड बी मेड अप ऑफ एयर, वाटर, फायर, अर्थ। सो ये है हमारा सोचने का तरीका और परसेप्शन। ऐसे हम सोचते हैं कि यूनिवर्स कुड बी मेड अप ऑफ ऑल दिस 4 डिफरेंट काइंड ऑफ फंडामेंटल एंटिटीज। सो ये फंडामेंटल है या नहीं है, सो ये टाइम का एक टेस्ट होता है। सो ये था अर्ली स्पेकुलेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। 500 BC मतलब 500 बिफोर क्राइस्ट। सो इतना जमाने से पहले लोग यही स्पेकुलेट कर रहे थे। सो इतना स्पेकुलेट कर रहे थे या इससे ज्यादा कुछ सोच रहे थे, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। सो आपको पता चलेगा कि इनकी डेमोक्रेटस टाइम में आप कलर देख सकते हैं, कलर, स्वीटनेस, आप अपना स्वीट से स्वीट्स खाएंगे तो आपको कुछ डिफरेंट लगेगा कंपेयर टू नॉर्मल दाल चावल खाना। बिटरनेस, आप करेला खाएंगे तो बिटर लगेगा। सो इससे पता चलता है कि मैं जो लास्ट स्लाइड में डिस्क्राइब किया, जो 4 एंटिटी की कुड बी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, ये इसमें नहीं है। क्योंकि कलर को मैं से कैसे डिस्क्राइब करूं कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ, इससे डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है। सो ये चीज हमको कन्वेंशन और परसेप्शन से आता है कि और कुछ डिफरेंट चीज है जो हमको डिफरेंट कलर का परसेप्शन देता है, स्वीटनेस, बिटरनेस, और इन रियलिटी वो कुछ स्पेस भी मेरे को दिखता है। सो देन क्वेश्चन अभी आता है कि ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। सो ऐसे ऐसे टाइम गुजरता गया एंड लोग सोचना स्टार्ट किए कि एटम कैन बी परसीव्ड लाइक ए स्फीयर। ये भी स्टूडेंट के लिए सोचने का चीज है। मैं जब एटम बोलता हूं, ये दिमाग में एक स्फीयर क्यों आता है, एक स्क्वायर क्यों नहीं आता है, एक ट्रायंगल क्यों नहीं आता है, ये भी एक सोचने का चीज है। सो मैं पहले से फिर बोलना चाहता हूं कि जो सोचने का तरीका होता है, ये डिस्कवरी को लीड करता है। एंड आई विल गो ऑन एक्सप्लेनिंग दिस, आई विल एस्टैब्लिश
कि जो सोचने का तरीका है, साइंटिस्ट का जो नजरिया है, ये कैसे साइंटिफिक डिस्कवरी को आगे ले जाता है। सो 1900 ईयर अराउंड तो लोगों ने और साइंटिस्ट ने और जनरल पब्लिक सोचना स्टार्ट किया कि हम कुछ ज्यादा चीज परसीव कर रहे हैं, जो ये जो 4 चीज में फर्स्ट स्लाइड में दिखाया, या कलर, स्वीटनेस, बिटरनेस, एटम्स और स्पेस, इसके सिवा और कुछ भी है जो हम सोच सकते हैं। मैं आंख बंद करके सो जाऊंगा, मैं सोचूंगा क्या दुनिया पूरा अंधार है, दुनिया में कोई नहीं है? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को देखने के लिए ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही मेरे को दिखेगा, और क्या ट्राई कर रहा हूं उसके ऊपर भी मैटर कर रहा है बहुत चीज। सो आप देखेंगे नेचर बहुत बड़ा स्केल में ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको स्केल का एक फीलिंग्स देना चाहता हूं, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मेरा कॉलीग्स मैथमेटिक्स से है, सो थोड़ा डिफरेंस फिजिक्स मैथमेटिक्स से है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स को लैंग्वेज के तरीके से यूज करते हैं, और फिजिक्स के क्या है कि इंटरप्रिटेशन, फिजिकल रियलिटी को क्लब करना पड़ता है। सो इसीलिए आप नेचर को फिजिक्स बैकग्राउंड से देखेंगे, एक डोमेन में आपको चीज दिखेगा नहीं जो सबएटॉमिक पार्टिकल है, जो छोटा छोटा पार्टिकल हमारा खाली आंख में दिखेगा नहीं, और एक डोमेन है गैलेक्सीज और द होल यूनिवर्स। इफ यू लुक एट स्टार्स एंड अदर थिंग्स, हम यूज करते हैं रेडियो टेलीस्कोप्स। सो एक साइड में हमको माइक्रोस्कोप चाहिए और पार्टिकल एक्सीलरेटर चाहिए, जो मैं डिस्कस करूंगा, एंड और एक साइड में हमको रेडियो टेलीस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और हमको खाली आंख में क्या दिखेगा? वो जितना दिखेगा वो बहुत ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत कम है। आप एक स्केल लीजिए जो 30 सेंटीमीटर और 12 इंच का स्केल है, वो स्केल से मेजर करेंगे, हमको टेबल का साइज, घर का एक रूम का साइज, ये सब परसेप्शन में आ जाएगा। सो उसको परसेप्शन में लेंगे, आप नानोमीटर स्केल को कैसे देखेंगे? वो फिजिकल रियलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। वो स्केल में पार्टिकल खाली आंख में दिखेगा नहीं, हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसीलिए विथ टाइम क्या हुआ है, डिफरेंट एट नेचर एट डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमको न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स से लेके कॉस्मोलॉजी, इन बिटवीन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बहुत कुछ एरिया, साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एरिया इमर्ज होके आया है विथ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो बहुत हेल्प किया है नेचर को समझने के लिए। सो कोई बोलेगा कि ठीक है, मेरे को जितना चीज दिख रहा है क्लासिकल डोमेन में, इतना क्या एनफ नहीं है? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई गो ऑन कि वो एनफ नहीं है। आप अभी जितना लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं कि कोरोना वायरस आया, कोरोना को हम डील कर सके, 1 साल में वैक्सीनेशन आ गया, हम फिर नॉर्मल को रिटर्न कर रहे हैं, आपका हाथ में इंटरनेट है, कुछ भी सर्च करने के लिए सब 1 सेकंड में 2 सेकंड में मिल जाता है। ये जब लग्जरी धीरे धीरे आया है, ये स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, उसका एप्लीकेशंस, एंड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट और डिफरेंट साइंटिफिक एंडेवर्स लेके हम आगे बढ़े हैं। सो मैं इधर थोड़ा अगेन रिमाइंड करना चाहता हूं कि हमारा ह्यूमन परसेप्शन इज लिमिटेड टू 10 to the power 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत कम है। व्हेन द नेचर ऑपरेट्स एट द स्केल ऑफ 10 to the power 60, बहुत छोटा डायमेंशन से लेके बहुत बड़ा डायमेंशन तक। सो नेचर इन इट्स फुल ग्लोरी, इफ यू ट्राई टू सी, हम माइक्रोकॉस्म से लेके कॉस्मस तक पूरा जाना पड़ेगा, पूरा यूनिवर्स को देखना पड़ेगा। एक साइड आपको एस्टोनिश होगा जान के कि छोटा छोटा चीज देखने के लिए बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप जब सबएटॉमिक पार्टिकल देखेंगे, अभी मैं जिधर काम कर रहा हूं स्विट्जरलैंड में, शहर में, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स, इधर एक लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर है जो 100 मीटर्स अंडरग्राउंड है, 27 किलोमीटर्स सर्कल का ये है। पूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों टेरिटोरी का कुछ पोर्शन लेके ये अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट है। ये छोटा चीज को देखने के लिए इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। बड़ा चीज को आप देखेंगे, जैसे कॉस्मस में बोला, उसको हबल टेलीस्कोप यूज करके अराउंड 50 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर आपको समझ में आएगा। एक घर का एक पार्ट होता है 50 स्क्वायर मीटर। मेरा अपार्टमेंट का डायमेंशन ऑलमोस्ट है 72 स्क्वायर मीटर। सो मतलब ये एक अपार्टमेंट का आधा 2 कमरा जैसा है। सो इतना बड़ा टेलीस्कोप में पूरा ब्रह्मांड का पिक्चर ले जा रहा है। सो विच इज ऑलमोस्ट
500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और छोटा छोटा चीज देखने के लिए बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप भी पूछ सकते हैं छोटा चीज देखना चाहिए क्या, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाने में कितना पैसा, कितना मैन पावर जा रहा है, ये सब चीज करना चाहिए तक क्या? सो मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन करूंगा, ये सब करना चाहिए। ओके, इक्वली एक बैलेंस रहना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और जो अच्छा जिंदगी जीने का और न्यू थिंग्स डिस्कवर करने का, ये एक बैलेंस रहना चाहिए। छोटा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो मैं स्टार्ट करता हूं आपका एनसीईआरटी किताब से। मैं आपका स्कूल लेवल थोड़ा पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं आपका लेवल से स्टार्ट करके आपको एनकरेज करके थोड़ा बाहर का दुनिया दिखाऊंगा, तो आप डेफिनेटली एनकरेज होंगे, क्योंकि आप हमारा स्टेट का है, हमारा कंट्री का है। सो आप एनकरेज, आप हम टीचर की वजह से आपको एनकरेज कर सकते हैं, ये हमारा बहुत कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो मैं एनसीईआरटी किताब पढ़ के थोड़ा लेवल पता चला मेरे को, सो मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। आप देखेंगे कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ये डिस्क्रिप्शन आपका किताब में दिया गया है। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल। सो आप पूछेंगे क्वेश्चन कि कितना छोटा है, सो आप देखेंगे मैं एक पीस ऑफ पेपर लूंगा, उसमें 1 मिलियन से ज्यादा एटम स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। सो देन क्वेश्चन पूछेंगे कि इतना छोटा है, इतना इनसिग्निफिकेंट है, वो आंख में दिखता नहीं है। सो एक पेपर शीट में इतना आटम, वो आटम को स्टडी करेंगे, उनके अंदर में क्या है वो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। आज आई टोल्ड, ये क्लासिकल चीज नहीं है कि मैं एक पत्थर लेके फेंकू कि वो जो टूट गया उसका कंस्टिट्यूएंट को स्टडी करूं, ये नहीं है। सो उससे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, मैं ये चीज करूं क्या, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सो आंसर है कि नो, वी कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज दे गवर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। आप जब देख रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स, उसका जो प्रॉपर्टीज, सो वो एटम्स गवर्न करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। इसीलिए हम जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, उसको इग्नोर कर नहीं पाएंगे। एंड आज जो कोरोना काल है, एक काल में हमको कोरोना सिखा दिया है कि वायरस जो साइज इसका है वो आंख में दिखता नहीं है, कैसे दुनिया को हिला के रखा है। ओके, ये ऑल्सो हमको बोल रहा है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी, लर्न, implement in scientific endeavors, ठीक है। So through modern day technologies, of course we can take the picture of atoms now, because technology बहुत डेवलप किया है and we can see them। आप साइज का कंपैरिजन करेंगे, एक एप्पल का साइज आपको पूछेंगे, एक मीटर स्केल ले लेंगे, मीटर स्केल इतना बड़ा होता है, एक टेबल का साइज, ऑफिस टेबल का साइज, उसको 10 बार डिवाइड करेंगे, एक एप्पल का साइज आएगा। हमारा ह्यूमन परसेप्शन रहेगा कि एप्पल का साइज कितना होता है। इसको 10 टू द पावर 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, एक नानोमीटर रहेगा, इसको 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नानोमीटर। ये है एटॉमिक लेवल का स्केल होता है। सो इसको थोड़ा परसीव करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज मैं जैसे एक्सप्लेन किया, ये ह्यूमन परसेप्शन का बियॉन्ड लेवल का चीज है। ओके, ये क्लासिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक और सबएटॉमिक डोमेन का चीज है। उसको थोड़ा ब्रेन को ट्यून करना पड़ेगा, न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे किए थे, ठीक है। सो हम पिक्चर ले सकते हैं, तो एटॉमिक मॉडल आज ऑफ टुडे हमको अंडरस्टैंडिंग है कि एटॉमिक मॉडल ऐसा होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कैसा पाथ में घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, ये चीज सब धीरे धीरे अभी समझ में आया। और आज का जो स्टोरी मैं आपको बोलने के लिए जा रहा हूँ, ये स्टोरी है कि कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको नहीं मिला, काम हम करना चाहिए क्या नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा क्या, पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। सो ऐसा ऐसा चीज हम आज स्टोरी के तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करता हूँ, सबको तो पता है, हम देखते कैसे है चीज, कोई चीज है हमारे सामने, हमको कैसे दिखता है, ये चीज से मैं स्टार्ट करता हूं, जो लेमन लैंग्वेज है। हम कैसे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, कोई अंधेरा कमरा लेके उसमें मेरा पेन, पेंसिल और किताब कुछ रखता हूं, विच इज माय ऑब्जेक्ट। एक टॉर्च लाइट मेरे को लेना पड़ेगा। टॉर्च लाइट क्या करता है कि एक टॉर्च लाइट मेरा सोर्स है, ये लाइट फेंकता है, जिसको मैं कैरेक्टराइज कर रहा हूं कि वेवलेंथ लैम्डा। आई थिंक स्कूल लेवल वेवलेंथ कैरेक्टराइजेशन पढ़ा गया है। सो
सो ये क्या है कि विजिबल लाइट में आता है, क्योंकि मेरा आंख को ये दिखता है, इसलिए इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। सो ये जो स्कैटर होके जो स्कैटर्ड लाइट मेरा आईज के तरफ आता है, सो वहां से क्या होता है कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट दिखता है। सो ये विजन कैसे काम करता है कि वो लाइट कोई कहां से टकरा के ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरे पास आता है, सो मेरा आंख को दिखता है कि आई कैन सी दिस ऑब्जेक्ट, सो दिस इज वाटर बॉटल, दिस इज ए फोन, सो दिस थिंग आई कैन सी। सो इसको मैं सबएटॉमिक लेवल में ले लूं, सो मेरा आंखों में दिखेगा क्या इसको? इफ आई जस्ट गो टू, इसी आप हॉस्पिटल जाएंगे, वो टॉर्च लाइट यूज नहीं कर रहे हैं आपका बोन एक्सरे करने के लिए, सो वो डिफरेंट लाइट यूज कर रहे हैं, और वो लाइट को कैरेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट लैम्बडा यूज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो एक्सरे है। सो वो सोर्स क्या है कि वो लैम्प की जगह आप एक्सरे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आप बोन के अंदर आटम दिखेंगे और उसका कंपोजिशन दिखेंगे, सो वो क्या यूज करेंगे, वो एक्सरे उधर काम नहीं करेगा। सो उसमें क्या करेंगे, एक पार्टिकल बीम लेंगे जो मेरा लाइट जैसा काम करेगा, उसका वेवलेंथ बहुत स्मॉल होना चाहिए, और एक स्मॉल इक्वेशन जो जिसके लिए डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला था ये छोटा इक्वेशन के लिए, सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इसमें आप मोमेंटम या एनर्जी डालेंगे इधर, सो ये छोटा लैम्बडा के लिए बड़ा एनर्जी चाहिए, वो बड़ा एनर्जी के लिए, पार्टिकुलर एनर्जी के लिए आपको बड़ा एक्सीलरेटर चाहिए। वो जो एक्सीलरेटर्स है हमारा इंडिया में भी है, अभी हर कंट्री में एक्सीलरेटर है क्योंकि इट इज नाउ ए ओल्ड टेक्नोलॉजी। सो एक्सीलरेटर से पार्टिकल आएगा जिसका वेवलेंथ बहुत कम रहेगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर टकरा के ये क्या होगा कि स्कैटर होके पार्टिकल हमारा डिटेक्टर के पास जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा आईज को रिप्लेस कर रहा हूं डिटेक्टर से। सो डिटेक्टर अभी दिखेगा क्योंकि मेरा आंख को सिंपल आईज को दिखेगा नहीं, ओके। सो बिकॉज लैम्बडा जो है, जो वेवलेंथ है लाइट का, ये विजिबल रेंज में नहीं है, ये छोटा है इसलिए दिखेगा नहीं। एंड द वेरी प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, जो कैसे दिखता है चीज, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये जो वेवलेंथ आप लेंगे, ये वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं तो दिखेगा नहीं। इससे छोटा होने से ठीक है, बड़ा होने से दिखेगा नहीं। ये आप थोड़ा ज्यादा सोचेंगे इसके ऊपर को ये पता चल जाएगा कि ये जो छोटा कंसेप्ट है दिखने का, जो कंसेप्ट है, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू बिग बिग एक्सेलरेटर्स एंड द सबएटॉमिक फिजिक्स we people have been doing, spending lots of money because of the vastness और the कितना बड़ा है ये जो डिटेक्टर और ये सबएटॉमिक फिजिक्स डोमेन का। सो वही प्रिंसिपल यूज करके आप हमारा आईआईटी इंदौर जाएंगे, हमारे पास एसीएम है, टीईएम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आईआईटी इंदौर में शायद नहीं आया है बट आएगा क्विकली, बट ये इंदौर में है आपका, यूजीसी डीआई सेंटर में है, राजा रमन्ना सेंटर में है, एएफएम है हमारा आईआईटी इंदौर में। सो आप एटॉमिक लेयर को, आटम को ऐसे देख सकते हैं कि आज का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके, जैसे ब्लड सैंपल को डॉक्टर लोग देखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्शन से दिखता है, वो मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। सो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करता है और एनर्जी भी ज्यादा है, जिससे वेवलेंथ कम होता है। सो ये आटम सब आपको दिखता है। सो आईआईटी इंदौर आप जाएंगे, राजा रमन्ना सेंटर जाएंगे इंदौर में, और इंडिया में भी बहुत सेंटर है जो आपको पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और मैं जहां से पीएचडी किया हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, उधर भी टीएम है, पूरा आप लैबोरेटरी में बैठ के आटम को देख सकते हैं। सो आप सोचिए कि जो जमाना को मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ वो कंप्लीटली डिफरेंट था, ये टेक्नोलॉजी सब नहीं था। आज जो आटम को देख सकते हैं, ये स्फेरिकल क्यों है, इसको तोड़ के और उसका कंपोजिशन देख सकते हैं या नहीं, वो चीज 100-200 साल पहले नहीं था, जो अभी टेक्नोलॉजी लाया है, हमारा अंडरस्टैंडिंग इसको आगे लिया है, ठीक है। सो एटम बीइंग द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन टू यू नाउ, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट? क्योंकि हमको अभी सोचना पड़ेगा एटम फंडामेंटल है क्या, या इसको तोड़ के छोटा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट किया हूं, आप ले लीजिए, आपको उसी जमाने में जिधर और कुछ तरीका नहीं था सोचने के लिए, ये अभी ब्रेन को ट्रेन करके सोचना पड़ेगा। मैं एटम को मानूं कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। सो देन डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हैं? आर एटम्स रियली इंडिविजुअल? मैं उसको तोड़ नहीं पाऊंगा क्या? क्योंकि ये ओरिजिनली प्रपोज डाल्टन ने किए थे। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है,
सो उधर बोला गया था कि ये आटम इंडिविजिबल है। कोई मेरे को बोल दिया कि इंडिविजिबल है, मैं इसको पकड़ के आगे जाऊंगा, उसको तोड़ने के लिए ट्राई नहीं करूंगा, समझूंगा नहीं। सो कितना साइंटिफिक लॉस होगा आप देखेंगे मेरा टॉक खत्म होने के बाद। आप थोड़ा डिक्शनरी सर्च करेंगे, आजकल सबके हाथ में इंटरनेट है, आटम सर्च करेंगे, आटम का मतलब है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट, ये इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला गया है। आटम वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है ऑटोमस, ऑटोमस का मतलब है इनडिविजिबल। सो इसका नाम दिया गया था आटम क्योंकि लोग उसी टाइम पे डाल्टन जैसे लोग सब सोच रहे थे, सब लोग डाल्टन में मिला के सोच रहे थे कि इसको डिवाइड करना मुश्किल है, तो इसीलिए उसका नाम था एटम, एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ठीक है। सो एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। ये 19th century, ये 1800 साल का थोड़ा सेकंड हाफ में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है कि कैन वी डिवाइड द एटम्स। बहुत चीज क्या होता है कि हमारा डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आता है, हम सोचते नहीं है, वो प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोला ना न्यूटन का जो एप्पल फॉलिंग, हमारा एप्पल फला मैंने व्हेनेवर एनीथिंग फॉल्स फ्रॉम द ट्री, हमारा उड़ीसा में एप्पल नहीं है, यूपी में एप्पल नहीं होगा, बट ठीक है, कुछ चीज ऊपर से नीचे गिरता है। हमारा स्कूल जब तक हमको इंट्रोड्यूस किया गया नहीं व्हाट इज ग्रेविटी, वहां तक हम कभी सोचे हैं क्या कि क्या है ये, क्यों नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ऑटोमेटिक, हम सोचे नहीं। सो ये इधर किसी को ब्लेम करने का चीज नहीं है, बोलने का चीज क्या है कि ये सोचने का तरीका, जो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो एटम को डिवाइड करना एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस से भी आ सकता था, आया है। ओके, एक्सरसाइज क्या है, आप विंटर में जाएंगे, व्हेन ड्राई विंटर, आई थिंक इंदौर इज द बेस्ट प्लेस कंपेयर टू भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर में थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। सो इंदौर में आप देखेंगे, आप कम को हेयर शैम्पू करके 2 घंटा छोड़ के ड्राई होने के बाद एक कॉम लेके, कंघी लेके इसको ये करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। सो आप देखेंगे कि एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लेंगे ना, सो उसके पास लेके जाएंगे तो पेपर उसके तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगा। सो उसका मतलब क्या है, सो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एटम एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दीज टू आर वेरी हाईली कोरिलेटेड। आप देखेंगे कार का डोर खोलेंगे, हमको थोड़ा शक लगेगा विंटर में, इंदौर में अच्छा लगता है, अच्छा शक लगता है, मैं देखा हूं। सो इसका मतलब क्या है, हम कभी सोचे नहीं कि ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कार का डोर खोलने में हमको जो शक लगता है, ये भी हमको दे सकता है कि क्लू कि एटम इज नॉट फंडामेंटल, इट इज डिविजिबल, देयर आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। तो हम कभी सोचे नहीं। ये पिक्चर मजेदार पिक्चर है, आप मैंने देखे होंगे इसको। कभी मस्किटो नेट के अंदर आप घुसेंगे, आप देखेंगे कि आपका बाल खड़ा हो जाता है। ओके, विंटर में देखेंगे। सो इधर मैं एक डेमो दिखाता हूं, एक रबर का बैलून लेके, ये जो कुत्ते का जो हेयर उसमें रब किया, रब करने के बाद एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आया। जो देखो अभी देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कैसे ऊपर लेविएशन टाइप का फीलिंग देके रख रहा है। ओके, सो ये बोलता है कि कुछ हो रहा है, ये जो रबिंग हो रहा है, ये जो बैलून को लेके हम रबिंग कर रहे हैं नायलॉन या सिल्क रेशम का चीज में, और हम जब स्वेटर पहन रहे हैं कुछ साउंड होता है विंटर में, स्वेटर पहनने के टाइम हमको थोड़ा, और स्वेटर निकालने के टाइम क्रैकिंग साउंड होता है। सो ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो द क्वेश्चन इज वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम। एटम इज डिविजिबल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो कुछ तो हो रहा है या रबिंग का प्रोसेस में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है। वो अट्रैक्शन, रिपल्सन, आप जो चीज देख रहे हैं ये चीज हो रहा है। सो मतलब क्या है कि there are different processes by which we can divide the atoms, और इसका constituent subatomic constituents है, ये रियलाइजेशन हमको आता है बट हम कभी सोचे नहीं, ये है इशू। सो अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी इन अर्ली 19th century which is 1897। सो बहुत बड़ा वैज्ञानिक उस टाइम यूके में कैवेंडिश लैबोरेटरी में जे थॉमसन,
सो वो क्या किए कि बहुत लोग ट्राई किए हैं कैथोड रे ट्यूब बनाने के लिए, क्रूक्स ट्यूब जिसको बोलते हैं, बहुत लोग ट्राई किए हैं, बट बहुत लोगों को नहीं मिला है ये जो ऑब्जर्व किए हैं। सो इनका ऑब्जर्वेशन का तरीका डिफरेंट है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। सो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो आप एक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ट्यूब ले लीजिए। मैं वैक्यूम ट्यूब नहीं बोलूंगा इधर, क्योंकि आजकल का वैक्यूम का मतलब डिफरेंट होता है। वो कंप्लीटली 10⁻⁻10 टॉर जो यूनिट होता है वैक्यूम का, वहां तक अभी जा सकते हैं वेरी क्विकली इन फ्यू मिनट्स बाय योर आयन पंप, रोटरी पंप। अभी टेक्नोलॉजी आ गया। उसी टाइम में एक ट्यूब को वैक्यूम करना बहुत डिफिकल्ट था, एंड इसीलिए क्या होता है कि वो रेसिड्यू गैसेस रह जाता था, क्योंकि एयर रहेगा तो एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, और उसका इफेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जब प्रोटॉन डिस्कवरी के बारे में मैं बोलूंगा, मैं इसी टाइम में बोलूंगा कि वो कैसे रेसिड्यू गैस रहने से भी एक डिस्कवरी हो सकता है। बट बहुत लोग ट्राई किए हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी को आंख में रख के नहीं, बट देखते हैं क्या हो रहा है। एक मेटालिक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, एनोड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, कैथोड को पोटेंशियल देते हैं, कैथोड को नेगेटिव देते हैं। सो एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सो उसके बाद क्या देखने के लिए मिला कि कुछ चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, कैथोड से निकल के एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये इधर टकरा रहा है। सो इधर टकरा रहा है, कैसे मेरे को पता चलेगा? वो डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल है, आंखों में दिखेगा नहीं। मैं बोला कि कुछ डिफरेंट तरीका चाहिए देखने के लिए। सो उसमें थॉमसन क्या किए हैं कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लेके डाल दिए। ओके, सो आप देखेंगे ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो नाम सुनने के लिए बहुत बड़ा चीज लगता है, बट ये कुछ कुछ मटेरियल होता है, अंधेरा रात में आप देखेंगे कि वो लाइट दिखता है बहुत दूर से। सो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट। वो ट्रैफिक में भी बहुत यूज होता है, एक्सीडेंट कम करने के लिए। कोई साइकिल करके जा रहा है, एक फ्लोरोसेंट स्ट्रिप लगा दिया इधर, सो दूर से दिखेगा कि, क्योंकि वो लाइट सेंटिलेशन होके हमको दिखता है कि कुछ हुआ है इधर। सो इधर क्या हुआ कि जे थॉमसन प्रॉपरली मैनेजिंग द वैक्यूम लेवल और एग्जॉस्टिंग द ट्यूब, वो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही ट्यूब में क्या किए हैं कि एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाए, एक लेप दे के कलर का, फ्लोरोसेंट मटेरियल का। सो इधर कुछ निकल के आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। वो देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जा रहा है, और जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्पॉट क्रिएट कर रहा है इधर। सो इसका मतलब क्या है कि मेरा आंख में जो दिख नहीं रहा है, आई कैन हैव एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देख सकता हूँ। ये है फर्स्ट डिस्कवरी जो जे थॉमसन ने स्टार्ट किए हैं। एंड ये कैथोड रे बोला गया था उसी टाइम, क्योंकि कैथोड से निकल से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होके इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट होके आ रहा है। सो दिस मस्ट बी एक्चुअली ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये तो सबको पता चलेगा अभी, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट होगा। सो उसका एक दो मतलब आता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाए कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो आंखों को दिखता नहीं है, वो हम देख सकते हैं। एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। सो इससे और ज्यादा क्या है, कैथोड का मटेरियल में चेंज करूंगा। ये मैं एक मेटल ले रहा हूं, कपर ले रहा हूं, उसके जगह आयरन लूंगा और कुछ गोल्ड लूंगा, कि और कुछ मटेरियल चेंज करते जाऊंगा। मैं देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल निकल के आ रहा है, ये सब मटेरियल में है। सो ये कैसा चीज है कि जिस सब मटेरियल में है, जो आंखों को दिखता नहीं है। सो इट इज यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। सो उसको बोला गया था दैट टाइम कि कैरियर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। आप जे थॉमसन का नोबेल लेक्चर पढ़ेंगे, सो वो उसको डिस्क्राइब किए हैं कि कैरियर्स ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसको बाद में बोला गया कि वो नाम दिए थे इलेक्ट्रॉन। सो उसका एक छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमारा नाम होता है, सो इसको मेरा नाम रघुनाथ साहू है, सो दो रघुनाथ साहू मिलेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा? सो उसको फिर फिक्स करने के लिए किसी को बोलना पड़ेगा जो IIT इंदौर से है, वो वही। ठीक है, सो ये है क्या है कि कोऑर्डिनेट फिक्सिंग। सो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट, और उसको जानने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, उसका मास कितना होता है, और इन टेक्निकल वर्ड्स E/m रेशियो, इसका चार्ज टू मास रेशियो, ये हमको बोलता है ये इलेक्ट्रॉन है और क्या और कुछ है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन किए हैं, कीप इन माइंड कि ये कंप्लीटली एग्जॉस्टेड ट्यूब है। ट्यूब से जितना गैस निकालना चाहिए निकाल दिए थे, उसका टेक्नोलॉजी यूज करके।
सो ये एग्जॉस्टर ट्यूब यूज करके ये जो कैथोड रे निकला उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया एट द एंड, एंड J.J. Thomson got Nobel Prize in Physics is important. It is in physics in 1906. मैं फिजिक्स के ऊपर गारंटी क्यों जोर दे रहा हूं, ये चीज में थोड़ा आगे जाने से बोलूंगा। सो J.J. थॉमसन क्या किए हैं, बहुत लोग तो ट्राई किए हैं। सो ही कुड प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ये सब चीज में इलेक्ट्रॉन है, सब एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है। सो दिस वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल, for which in 1906 J.J. Thomson got Nobel Prize of Physics. So थोड़ा आगे वो जाके देखते हैं प्रोटॉन का स्टोरी क्या है। So आपका एनसीईआरटी किताब में जो डिस्कशन है, so आप देखेंगे ई गोल्डस्टाइन जर्मन साइंटिस्ट, वो एक्सटेंसिव स्टडी किए थे गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेके, ऐसे ट्यूब में गैस, डिफरेंट गैस भर के क्या होता है वो देखने के लिए। सो उसी टाइम, उसी जमाने का हमारा रिसर्च का तरीका तो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। उसी टाइम में क्या करते थे लोग, इलेक्ट्रिसिटी गैस में कंडक्शन कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक वो चीज भी सब स्टडी कर रहे थे। सो ये जर्मन साइंटिस्ट ई गोल्डस्टाइन वो क्या कर रहे थे कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो देख रहे थे सो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन तो हो गया डिस्कवरी, बट चार्ज उसको बोलते हैं उस टाइम की चार्ज ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। सो ये डिस्कवर किए कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके एग्जैक्टली वही काइंड ऑफ लेके ये बहुत पहले से भी ट्राई कर रहे थे J.J. थॉमसन से पहले। सो ये जो एनोड कैथोड है ये थोड़ा डिफरेंट चीज किए, ये कैथोड में थोड़ा थोड़ा होल कर दिए, परफोरेशन होल्ड कर दिए, वो होल कर दिए, और इसी तरफ कैथोड के तरफ क्या किए, सिंटिलेशन मटेरियल रेड ग्लो करके कुछ रखे हैं इधर। सो ये क्या आप देखें कि एनोड से कुछ चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एनोड से जो आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ये कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां तरफ अट्रैक्ट होके ये आगे रेड ग्लो दिखा रहा है। सो मैं कुछ ऑब्स्टैकल बीच में रखूंगा तो उसी एरिया में ग्लो नहीं दिखाएगा, उसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ओके, सो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ आ रहा है, सो उसी को वो सोचने लगे कि ये और कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है दैट में भी फंडामेंटल। सो मैं उसके ऊपर डिस्कस थोड़ा करूंगा। सो उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट वाज पास्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब विद वेरी हाई वोल्टेज अप्लाइड, वेरी लो प्रेशर एंड गैस इज देयर, कंपेयर्ड टू J.J. थॉमसन जिसका ट्यूब में गैस नहीं था, इधर गैस था। सो दैट इज अ डिफरेंस, कुछ गैस लेना, गैस नहीं लेना। अभी के जमाने में तो समझना थोड़ा इजी हो गया, उसी टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट था समझना, और उसको पूरा इवैक्यूएट करके एग्जॉस्ट करना भी डिफिकल्ट था। सो वो देखने लगे कि वो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स आर कमिंग। सो आप पूछेंगे कि पॉजिटिव कैसे पता चलेगा मेरे को, आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा उसका डिफ्लेक्शन से, ये कौन सा डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो वहां से पता चलेगा ये पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। सो उसका मास जब मेजर किया गया ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स हायर देन द इलेक्ट्रॉन मास वो निकला। चार्ज इज सेम बट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल ये है बट मास इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, इट इज एटॉमिक नंबर एट द एंड। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज निकला जिसको प्रोटॉन बोला गया है, मैं प्रोटॉन का स्टोरी और थोड़ा ज्यादा तरीके से बोलूंगा अभी। सो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक एलिमेंट को डिफाइनिंग कैरेक्टर देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट, ओके, इन द एटम। सो ये एटॉमिक नंबर बोला गया है। आप पीरियोडिक टेबल आज का देखेंगे, एक एलिमेंट को कहां रखेंगे इसका प्रोटॉन नंबर डिफाइन करता है, सो एलिमेंट को कैरेक्टराइज करने के लिए। सो ये एक बड़ा चीज है। सो इसको बोला गया था एनोड रे, प्रोटॉन, कैनल रे, बिकॉज यू नो इन द कैथोड दे मेड लाइक होल्स, दीज आर लाइक कैनल्स, ओके। सो इसको कैनल रे भी बोला गया था इन साइंटिफिक लिटरेचर। सो ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होता है, आप देखेंगे 1917 में रदरफोर्ड वाज ए ब्रिटिश, न्यूजीलैंड बॉर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट। आई थिंक ही इज ए रियल पायोनियर इन मॉडर्न डे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो ये जो रदरफोर्ड बड़ा साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये क्या कर रहे थे कि वो प्रूफ किए हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई। आप अदर को डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे, हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपको हर कोई एलिमेंट में मिलेगा। एंड ही कुड एस्टैब्लिश डूइंग दिस इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो दिखाए हैं।
सो ये जो रिजल्ट है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, आज का हमारा अंडरस्टैंडिंग में हाइड्रोजन न्यूक्लियस मतलब आप इलेक्ट्रॉन एक है, इसको निकाल देंगे आउटर सेल से, ये जो रहा ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, सिंगल प्रोटॉन, उसको H प्लस बोलते हैं आज का जो आपका हाई स्कूल लैंग्वेज में। सो ये है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स, दैट इज व्हाट रदरफोर्ड बोलने लगे। ओके, सो इसीलिए रदरफोर्ड को भी फादर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन्स डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। ये जो रिएक्शन किए थे रदरफोर्ड और रिपोर्ट किए थे रॉयल सोसाइटी में, ये क्या है ना, द फर्स्ट रिपोर्टेड न्यूक्लियर रिएक्शन वाज, ये एयर ले लिए, एयर में ज्यादा नाइट्रोजन है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स, ये क्या होता है मैं बोलूंगा आपको। सो उसमें एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, वो एयर लेके जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन है, उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हुआ, उसमें ऑक्सीजन प्लस, वो बोल रहे थे H प्लस, बट ये है प्रोटॉन। सो ऐसा रिएक्शन में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन वाज डन artificially in the laboratory by Ernest Rutherford, who is a Nobel laureate also. So ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्रिएट किया जा सकता है, एंड दिस इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, क्योंकि ये डिफरेंट रिएक्शन करके दिखाए। उसी टाइम में क्या हुआ, प्रॉट और एक साइंटिस्ट है प्रॉट, सो उनका हाइपोथेसिस था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये कुछ कैलकुलेशन करके एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि हाइड्रोजन इज पार्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट। आप अभी सोचिए, देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंटलिस्ट वर्किंग, आप गोल्डस्टीन से लेके रदरफोर्ड, प्रॉट, सो मेनी पीपल, विन, सो सब काम कर रहे हैं इसमें। सो रदरफोर्ड व्हेन वो प्रेजेंट किया रॉयल सोसाइटी में प्रोटॉन डिस्कवरी, सो द वर्ड प्रोटॉन इज फ्रॉम ग्रीक, इसका मतलब है फर्स्ट। सो ये एक फर्स्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, इसको ऐसे लेके रदरफोर्ड प्रेजेंट किए। सो रदरफोर्ड जो प्रेजेंट किए थे, उसको प्रोटॉन को दो नाम दिए थे पॉजिटिव पार्टिकल को, एक है प्रोटॉन और एक है प्राउटन। सो प्राउटन, सो ये नाम आता है प्राउट, साइंटिस्ट प्राउट के नाम के अनुसार है। देखिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई पहले से हाइपोथेसिस दिया है, ये इसको क्रेडिट भी दे रहे हैं, ये नहीं बोले कि ये रदरफोर्ड है। ओके, रदरफोर्ड है मतलब वो पार्टिकल का नाम और रदरफोर्ड नहीं दिए, और दूसरों को भी क्रेडिट दिया है। ये सब बड़े लोगों को भी सीखना चाहिए कि प्रॉपर क्रेडिट दूसरों को कैसे दिया जाए, ये बड़े लोगों से भी सीखना चाहिए। ओके, सो हार्ट में भी वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो डिस्कवरी और नाम और किसको भी दिया जाए, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट किए हैं इसमें। सो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से आप प्रोटॉन डिस्कवरी ऑलमोस्ट 1919 और 1920, जब वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम को हम बोलते हैं कि दिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एज एलिमेंटरी पार्टिकल बिलोंग्स टू दिस एरा, एंड रदरफोर्ड को बोला गया है कि ही इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन। आज यू कैन सी फ्रॉम द डिस्कशन, जब मैंने ऑल्दो आपका किताब में बोला गया है ई गोल्डस्टीन, मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट आप हिस्ट्री ऑफ साइंस देखेंगे कि इतने लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, एंड गोल्डस्टीन वाज नॉट द पर्सन। गोल्डस्टीन का थॉट में थोड़ा मिस्टेक था। वो मिस्टेक क्या था, ये गैस चैम्बर लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब गैस चेंज कर रहे हैं डिफरेंट गैस, ये हो क्या रहा है, when charge particles when you are putting a high potential cathode anode लेके हाई वोल्टेज दे रहे हैं, ये गैस एक डिस्चार्ज ट्यूब हो रहा है, गैस आयनाइजेशन हो रहा है। सो आप गैस को चेंज करेंगे, आप आयन का टाइप भी चेंज हो रहा है। आप आर्गन लेंगे, जिनॉन लेंगे और डिफरेंट गैसेस लेंगे, सो डिफरेंट आयन आ रहा है। सो डिफरेंट आयन जब ले रहे हैं, उधर क्या हो रहा है कि E/E रेशियो, जो चार्ज टू मास रेशियो जो कि पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो चेंज हो रहा है। वो जब चेंज होता है, आप बोल नहीं पाएंगे कि आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग व्हिच इज वेरी फंडामेंटल, ठीक है ना। सो इसीलिए गोल्डस्टीन हैज नॉट डिस्कवर्ड समथिंग व्हिच इज वेरी फंडामेंटल, बट ही हैज ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू दिस आयोनाइजेशन and establishing the E/M from different ions from the different type of gases. ये है डिफरेंस थॉमसन एंड गोल्डस्टीन, उनका सोचने का तरीका, एक डिवाइड ऑफ एयर, अनदर विथ डिफरेंट गैसेस इन द सेम ट्यूब, एक्सपेरिमेंट किए हैं, डिफरेंट फाइंडिंग्स है, एंड another scientist called W. Wien, so he was the first person to measure E/M for proton. So proton का जो E/M, so विन मेजर किए हैं, अगेन गोल्डस्टीन इसको मेजर नहीं किए हैं। सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, एंड प्रोटॉन का डिस्कवरी के लिए
मेन तो मेरे को बोला जाएगा तो मैं डिफरेंट लोगों को ये सब लोगों को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोटॉन बीइंग ए फंडामेंटल पार्टिकल सो फार एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। ये है प्रोटॉन का स्टोरी। सो मैं अगेन एनसीईआरटी बुक में पढ़ रहा था, आपको थोड़ा एनकरेज करने के लिए क्या लेवल में है आपका सिलेबस। मेरे को बहुत अच्छा चीज देखने के लिए मिला, व्हिच आई वांट टू हाईलाइट हियर, कि ये 35 years जे थॉमसन वाज द डायरेक्टर इन कैवेंडिश लैबोरेटरी इन कैम्ब्रिज इन यूके। इतना लॉन्ग ईयर वो रहे हैं डायरेक्टर। आप उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, नोबेल लॉरिएट, एंड ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इससे ज्यादा देखेंगे, ये जैसे मेंटर किए हैं उनका सबऑर्डिनेट्स, स्टूडेंट्स एंड अदर फैकल्टीज, वो उनके सिवा और 7 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इधर मैं मेरा ओन कलीग को बोलना चाहता हूं, वी शुड मेंटर आवर स्टूडेंट्स, आवर कलीग्स इन ए वे, not only I should flourish myself, other students and my laboratory people, everybody should flourish like the Cavendish laboratory, getting J.J. Thomson getting Nobel Prize and also other people getting Nobel Prize, and 7 Nobel Prizes from Cavendish laboratory that time during his directorship. So उसी टाइम में क्या हो रहा था कि ये जो लैबोरेटरी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हेड कर रहे हैं, वो भी एकेडमिकली बहुत अकम्प्लिश्ड लोग होते हैं। ये बहुत मैटर कर रहा है साइंस को आगे लेने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी को। सो मैं सोचा कि ये थोड़ा एम्फासिस दूं ये टॉक में, क्योंकि हमारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल का, वो कल का लीडर बनेंगे साइंस टेक्नोलॉजी में। सो ये चीज उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देखेंगे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। सो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद, प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद, ये एक दिए थे मॉडल जिसको बोलते हैं कि थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? आप क्रिसमस जो बनाते हैं, खीर बनाते हैं क्रिसमस में यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में, उसमें क्या होता है कि आप खीर में डालते हैं डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स लाइक किशमिश, आलमंड, ये सब डालते हैं। सो आपका खीर को हम बोलेंगे कि फुल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये सब किशमिश वगैरह जो ड्राई फ्रूट है ये है नेगेटिव चार्जेस। ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि उसी टाइम में हमको पता था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और कुछ नहीं है एटम में, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या है कि एक स्फीयरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड इनसाइड दिस वॉल्यूम। सो ये था थॉमसन्स मॉडल। इसको हम और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। सो इंदौर में और इंडिया में हमको ये तरबूज मिलता है, वाटरमेलन। ये वाटरमेलन में ये जो रेड एरिया देखते हैं, इसको हम सोचेंगे कि ये है पॉजिटिव चार्जेस। हम इक्वल अमाउंट ऑफ जो सीड है, जो बीज है इसके अंदर, ये है इलेक्ट्रॉन्स। सो उसको इक्वल अमाउंट ले लेंगे तो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो चाहिए हमको, जितना इलेक्ट्रॉन्स है इतना प्रोटॉन्स चाहिए। सो ये है अच्छा चीज। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा चीज है कि हमारा ये जो सीड, जो बीज है, उसको ज्यादा कर देंगे। सो ये जो है मॉडल कि योर रेड पोर्शन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सीड्स आर नेगेटिव चार्ज, इट्स ए वेरी गुड मॉडल ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सो उसी टाइम में इसी को ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि एटॉमिक मॉडल ऐसा है। सो इसके बाद रदरफोर्ड तो छोड़ने वाले नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। ही इज ए जीनियस ऑफ डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, कमिंग अप विद डिफरेंट फाइंडिंग्स। और आप सोचेंगे ये जो पॉलिटिकल चीज जो होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज, ये हर जगह होता है। ये रदरफोर्ड के साथ भी हुआ है। उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिला, केमिस्ट्री में मिला। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा गूगल करके पढ़िए उसको। सो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट 1908 में क्या था ना, ये गोल्ड फॉइल लेके अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहे थे। सो ये स्कैटरिंग में क्या हो रहा था कि एटम में बहुत 90% एम्प्टी स्पेस में है, ये अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा था बहुत, और ये टकरा के जो रिटर्न आ रहा था, आप देखेंगे जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग आ रहा था, ये कुछ पार्टिकल है, कुछ रिटर्न आ रहे थे। सो आप इसका जो एंगल है, ये एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बहुत कम पार्टिकल रिटर्न आ रहे थे। सो ये एक्सपेरिमेंट एक ग्रुप में, उनका ग्रुप में और 2 बड़े साइंटिस्ट थे, गीगर एंड मार्सडेन। सो वो दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो उसी टाइम रदरफोर्ड यूएस विजिट में गए थे।
सो वो आने के बाद ये बोले कि हमारा एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल वो स्कैटर होके लार्ज एंगल स्कैटरिंग होके रिटर्न आ जाता है। सो क्या हो रहा है, आप जो प्रिवेलिंग नॉलेज है उसी टाइम में आप देखेंगे ये ऐसे होना चाहिए, ये रदरफोर्ड ये थॉमसन्स मॉडल है, ये होना चाहिए। ओके, ये रिटर्न क्यों आ रहा है? ये जो दोनों साइंटिस्ट गीकर एंड मार्सडेन वो बोलने लगे कि ये बार बार टकरा के लार्ज एंगल हो जाता है, ये एक बार गया टकराया फिर उसके एटम के अंदर और किधर जाके टकराया वो लार्ज एंगल हो गया। सो इसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में रैंडम वॉक प्रॉब्लम। सो कोई अल्कोहल पी के रास्ते में जाएगा, ये क्या होगा कि इधर 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 होके ऐसे ऐसे जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस नहीं जाएगा। ये जो ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है वो साइंटिफिक लैंग्वेज में जो रैंडम वॉक प्रॉब्लम है, रैंडम वॉक प्रॉब्लम कैन नॉट टेक यू टू लार्जर डिस्टेंस। सो रदरफोर्ड सोचना स्टार्ट किए कि नो ये मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, ये सिंगल स्कैटरिंग, देयर मे बी ए बिग मासिव ऑब्जेक्ट जिससे ये टकरा के लार्ज एंगल स्कैटरिंग हो रहा है। सो इतने बोलने से एक डिस्कवरी नहीं हो पाएगा। इसके सिवा रदरफोर्ड क्या किए, सो ही डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। वो थ्योरी से उनका जो एंगल डिपेंडेंसी आया, कितना एंगल में वो आना चाहिए, ये एग्जैक्टली एस्टैब्लिश हुआ कि ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग आएगा हम जब सोचेंगे कि इधर एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सो ये एक्सपेरिमेंट रूल आउट किया कि थॉमसन गलत है, थॉमसन का जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज रॉन्ग। से एटम का मॉडल ऐसा है, ये सेंटर में कुछ मासिव ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसके चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपेल होके वो टकरा के आ जाता है बैक। सो ये है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड इट हैज ह्यूज इंप्लीकेशन। आप सोचेंगे आज का जमाना का जो एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है ये सब प्रीकर्सर्स ऑफ उसी दिन का जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसका डिफरेंट वेरिएशन है। ओके, सो इससे पता चला कि एटम के अंदर बहुत स्पेस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एक न्यूक्लियाई है जो हेवी है। सो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला एंड इसके बाद जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था ऐसा था, ये इसको रूल आउट करके एक डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर बना कि ये हो सकता है कि एट द सेंटर एक हेवी ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है। एंड रिमेंबर न्यूट्रॉन डिस्कवरी अभी नहीं हुआ है, सो उसका मतलब है कि इसको जो न्यूक्लियस नाम देते हैं, ये रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड इट इज वेरी मासिव। ये है कंक्लूजन। सो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, सो ऐसा बन गया आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, कीप इन माइंड। ओके, सो ये तो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके थॉमसन को मिला फिजिक्स में नोबेल प्राइज। सो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज क्यों मिला रदरफोर्ड को, ये थोड़ा सोचो, थोड़ा गूगल करो, नहीं तो इफ आई गिव अनदर टॉक सम टाइम, आई हैव ए प्लान, सो उसी टाइम में डिस्कशन करेंगे कि ये थोड़ा टाइम लेगा। सो ये क्यों केमिस्ट्री में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। सो देन न्यूट्रॉन अब तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। सो अभी का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेंटर में एक हेवी ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर। वो जो ऑर्बिट देख रहे हैं, ऑर्बिट का मतलब अभी नहीं आया है। सो वहां से क्या हुआ, इन बिटवीन डिफरेंट डिस्कवरीज केम अप। सो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप हैपेंड। सो आइसोटोप का मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम, टोप मींस प्लेस। सो पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में जो एलिमेंट रहेगा उसका मास डिफरेंट होगा, उसको आइसोटोप बोलते हैं। सो एलिमेंट सेम है, मास, इसका मास नंबर डिफरेंट है। सो क्या चीज है जो मास नंबर डिफरेंट करता है, आप प्रोटॉन, सिंपल प्रोटॉन लेंगे, सब प्रोटॉन नंबर को ऐड करेंगे, एलिमेंट का मास ज्यादा होता है एंड इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स लेस मास है। सो ये जो एलिमेंट का मास को प्रोटॉन लेके एक्सप्लेन करना भी डिफिकल्ट है। एंड उसी टाइम फ्रेडरिक सोडी got Nobel Prize in 1921 for the discovery of different masses in the periodic table belonging to the same element, which is called isotope. So isotope का discovery in between हो गया, and this was not understood from the nuclear model of proton and electron. तो उसी टाइम न्यूट्रॉन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल है न्यूक्लियस का, वहां से समझ में नहीं आया ये आइसोटोप क्या है, हम देख रहे हैं बट कैसे है इसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है।
in 1986, because as I told you, both experimentalists, essentially it was led by British scientists and ब्रिटिश एंड जर्मन साइंटिस्ट। उसी टाइम यूएस इतना फ्रंट में नहीं था, धीरे धीरे वो लोग आए। सो उसी टाइम में क्या हुआ कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्वेरेल। सो रेडियो एक्टिविटी में बहुत कंट्रीब्यूशन फ्रेंच साइंटिस्ट का है। सो फॉर एग्जांपल आपको याद होगा अभी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया उसी टाइम में। सो उसी टाइम मतलब 1896 नहीं 1919 को स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर। सो उसी टाइम में आपका मैरी क्यूरी, उनका हस्बैंड पेरी क्यूरी, सो दे सेटल इन फ्रांस बिकॉज उसी टाइम वार्सो में बहुत फाइटिंग चल रहा था वर्ल्ड वॉर लेके। सो वो क्या हुआ कि ये लोग रेडियो एक्टिविटी में बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। सो इन 1898 में Rutherford at Cavendish Laboratory, so he discovered alpha and beta rays. Paul Villard, so he also discovered gamma rays. ये जो अल्फा बीटा गामा ये हमको कुछ पता नहीं है, ऐसे नोमेनक्लेचर ऐसा है क्योंकि ये कुछ एलिमेंट से निकल रहा है, वो हमको पता नहीं है क्या है, ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है पता नहीं है। धीरे धीरे इसको कैरेक्टराइज किया गया है विथ डेवलपमेंट, विथ टाइम, विथ एक्सपेरिमेंटेशन। सो उसका नाम दिया गया है अल्फा बीटा एंड गामा रेज। सो ये डिस्कवर हो गया। So these radiations had also been identified as emanating from atoms. वो एटम से ऑटोमेटिकली निकल रहा है ये तीन रेडिएशन, और तीन डिफरेंट है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है। सो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला ये हीलियम +2 है। सो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जो बचेगा ये अल्फा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन है, एंड गामा रे है, न्यूट्रल है, जो फोटोन है, क्वांटा ऑफ लाइट। सो ये हमको धीरे धीरे पता चला, बट ये कहां से निकल रहे हैं? ये सब आ रहे हैं एटम से। दैट मींस दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ एटम्स। ये जो रेडियो एक्टिविटी स्लोली डिस्कवर हुआ 1896 में, सो आज ए पार्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, यहां से ये सब रेडिएशन आ रहा है। एंड रदरफोर्ड was the first person or so who used these alpha particles to discover with the gold foil experiment nucleus. So वही मैटर से बाहर निकल आ रहा है, उसी को यूज करके हम डिस्कवर किए हैं मैटर का कंपोजिशन। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं इधर बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये धीरे धीरे हम जा रहे हैं प्रोटॉन डिस्कवरी 1919 एंड 20, उसी टाइम वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया था एंड रेडियो एक्टिविटी आ गया, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन लोगों को समझ में आया। सो लोग क्या किए, जो फाइटिंग हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, स्लोली विद इन दैट पीरियड 2014 to 35 और अराउंड 40, ये क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन को समझ के, एक कंस्टिट्यूएंट को समझ के, न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट को समझने के बाद वो एटम बम का डेवलपमेंट में धीरे धीरे हो गया, जो कि पीस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वार में यूज किया गया था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि हम इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम अपने बीच में फाइटिंग करके जो जितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको बंद करके साइंस के लिए हमारा एफर्ट्स डालेंगे क्या। उसी का ब्रेन चाइल्ड होके अभी जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स शार्म, जिधर मैं काम कर रहा हूं अभी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सीलरेटर, लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर इज हियर। ये है, आई वुड से कि इट इज ए टेम्पल ऑफ पीस नाउ। द रीजन बीइंग हमारा जो एफर्ट्स जा रहा था इन डेवलपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये धीरे धीरे हमारा एनर्जी, साइंटिफिक नॉलेज हम डाल रहे हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवरीज, बट इन ए पीसफुल वे। दैट इज व्हाट CERN is a multi-country involvement. India is an associate member. Okay, so ये CERN में हमारा membership है, so we are part of the CERN and we are planning experiments, doing experiments, and IIT Indore, I am proud that I lead the group from IIT Indore and we are contributing immense way towards our discoveries in CERN. Okay, so न्यूट्रॉन का जो स्टोरी है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन इट इज कैवेंडिश लैब। जेम्स चाडविक इज ब्रिटिश फिजिसिस्ट, ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1935। एंड इधर आप देखेंगे वही काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जैसा हुआ था आपका थॉमसन, रदरफोर्ड, उसी एक्सपेरिमेंट। रेडियो एक्टिविटी में बोला कि वो डिस्कवर हो गया है। पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव सोर्स, उसी सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। इसी को बेरिलियम इज ए सॉफ्ट मटेरियल, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ये नजदीक में आएगा। सो
ये बेरिलियम टारगेट में अल्फा पार्टिकल आप ये करेंगे, स्कैटर करेंगे, ये चार्विक देखे कि एक अननोन रेडिएशन निकल रहा है। जो अननोन रेडिएशन है ये है चार्ज न्यूट्रल। चार्ज न्यूट्रल कैसे पता चलेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। एंड इसका और एक नेचर है कि बहुत पेनिट्रेटिंग है। न्यूट्रल पार्टिकल आज तक हमको क्या पता है? गामा रेज। ओके, वो गामा रेज से कंपेयर करेंगे ये ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। सो चार्विक नहीं सोचे कि ये भी एक गामा रे है, ये सोचते तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं कर पाते। वो सोचना स्टार्ट किए कि ये ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, गामा रे शायद नहीं है, ये और कुछ हो सकता है। एंड ही वेंट ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करते गए, समझने जब समझ में आता है तब तक। सो ये बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद ये कार्बन क्रिएट हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कुछ चीज आ रहा है जो न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसको न्यूट्रॉन माना गया है। कैसे माना गया मैं बोलूंगा अभी। सो इसको मैं अभी न्यूट्रॉन लिखता हूं, बट कीप इन माइंड उसी टाइम कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पार्टिकल नहीं था व्हिच इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एक्सेप्ट द गामा रेज व्हिच वाज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। सो ये क्या है कि हमारा जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीज सीखना मिलता है। आप कैरम खेलेंगे, कैरम में आप कैसे जो ट्रिगर मार रहे हैं, ये भी बहुत फिजिक्स उधर काम कर रहा है। आप थोड़ा सोचेंगे तो एग्जैक्टली ये बिलियर्ड बॉल कॉलिजन में जो दिखा रहा हूं, ये सिमिलर मास का लेंगे बॉल। सो इसको हम आके मोमेंटम देंगे, ये क्या होता है, ये जब टकराया रेड बॉल में कंप्लीट एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर करके ये रेस्ट में आ जाता है। आप देखिए ये रेस्ट में आ गया। सो ये दूसरा चीज जो है, ये मोमेंटम लेके आगे बढ़ा। ये एग्जैक्टली वही चीज हुआ है, ये जो एक्सपेरिमेंट चार्विक किए हैं। एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर बिलियर्ड बॉल कॉलिजन। ओके, बिलियर्ड बॉल जो गेम होता है, ओके, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड गेम है। सो यहां से पता चलता है इक्वल मास व्हेन दे कोलाइड लाइक दिस, इसमें क्या होता है कि पूरा मोमेंटम दूसरा बॉल ले लेता है और ये पूरा कंप्लीट स्टॉप में आ जाता है। ये जो रिएक्शन आपको मैं दिखा रहा हूं इधर वही हुआ है। अल्फा पार्टिकल मास एंड द न्यूट्रॉन मास इज कंपेरेबल मास। इसमें क्या हो रहा है, व्हेन कंपेरेबल मास इज देयर, ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप होके ये एलिमेंट को चेंज करके दूसरा एलिमेंट बन गया और ये निकल के आ गया। ये हुआ है। So Chadwick was also a genius. He went on doing different experiments and proved that कि ये जो मास आ रहा है, जो अननोन रेडिएशन का मास, इसका मास कंपेरेबल टू द प्रोटॉन मास। सो गामा पार्टिकल तो वो तो मासलेस था, न्यूट्रल था बट मासलेस था, ये मासिव है। सो ये डिफरेंट पार्टिकल। ओके, सो ये बना कि ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1932। एंड आई शुड टेल एंड एक्सप्लेन टू, आई एम श्योर little senior students of the higher classes, they must be attending this. So मैं बोलना चाहता हूं इधर कि the year 1932 was later referred to as the annus mirabilis for the nuclear physics in Cavendish laboratory, with discoveries of the neutron, artificial nuclear disintegration by Cockcroft-Walton particle accelerator and positron. So उसी टाइम में क्या हुआ, annus mirabilis मतलब this is a marvelous year, 1932 is a marvelous year. So ये marvelous year में इतना बड़ा बड़ा डिस्कवरी हुआ है and each one is leading to a Nobel Prize. So positron डिस्कवरी के लिए भी नोबेल प्राइज मिला है और न्यूट्रॉन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ओके, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए भी नोबेल प्राइज मिला। सो दिस ईयर इज कॉल्ड annus mirabilis। आप थोड़ा हिस्ट्री ऑफ साइंस देखेंगे, ये जो वर्ड है annus mirabilis, दिस वाज आल्सो यूज्ड फॉर न्यूटन इन 1616 आफ्टर प्लेग। सो प्लेग के बाद जो क्वारंटाइन में थे, जब हम अभी जो क्वारंटाइन में रहते हैं कोरोना की वजह से, उसी टाइम में जो क्वारंटाइन में थे, वो जो नेक्स्ट ईयर 1616 he developed integral calculus, he explained gravity, he did many good things. So इसी के वजह से that 1616 year न्यूटन के लिए, आइजैक न्यूटन के लिए बोला जाता है कि that year is a marvelous year, and in Latin that is called annus mirabilis. And this 1932 was also called as annus mirabilis because of this wonderful discoveries giving to Nobel prizes. So उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मॉडल न्यूक्लियस का बना, उसके बाद वी कुड एक्सप्लेन कि ये है हाइड्रोजन एटम, ये है हीलियम एटम, लिथियम एटम, नियॉन एटम। इसमें क्या होता है,
सो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारा है, ये एक नया ब्रांच ऑफ साइंस को डेवलप किया और बात किया, जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. सो देन scientists like Bohr, Schrödinger, and your Max Planck, many people came up and they contributed to quantum mechanics. अभी हम जो बोल रहे हैं कि quantum computing, ये सब चीज आया है from our fundamental understanding of the basic building blocks of matter. So इसको हम neglect नहीं कर पाएंगे. आप बोलेंगे कि ये डेली लाइफ में क्या काम में आता है, आज का साइंटिफिक डिस्कवरी 100 साल बाद काम में आएगा, बट हमको ये भी करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पैरेलली भी करना पड़ेगा. बेसिक साइंस को कोई भी कंट्री नेग्लेक्ट किया है, वो कंट्री साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट में आगे नहीं जा सकता है. सो वी हैव टू एम्फसाइज ऑन बेसिक साइंस. बेसिक साइंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. यहां से सब आपको धीरे धीरे पता होना चाहिए. सो इसके बाद क्या हुआ इस सब एटॉमिक डोमेन में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन्स, ये till 1960 this proton, neutron, electron, these are considered as fundamental particles. Till 1960 when quark was conjectured and discovered in international laboratories like SLAC and DESY, namely in USA and Germany. Okay, तब तक 1960 तक so neutron, proton, electron इसको elementary particle और fundamental building block of matter वो माना जा रहा था. So till Gell-Mann, Zweig, so theoretically बोले कि उसका एक क्वार्क स्ट्रक्चर है, उसको डिफरेंट लैबोरेटरी में देखा गया. So मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम इज आल्सो ए मैटर. सो वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, वही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रापोलेट करके जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल ले रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, ये जो स्टैनफोर्ड लिनियर एक्सीलरेटर इन यूएसए, सो इसी एक्सीलरेटर में ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन को हम फायर कर रहे हैं प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखने के लिए. सो उसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन का स्ट्रक्चर में आया कि प्रोटॉन इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्टिट्यूएंट क्वार्क्स UUD. सो क्वार्क का डिस्कवरी हुआ, ये जो हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को फायर करके प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखा गया, बोथ इन स्लैक एंड डेजी. उसके बाद क्वार्क का डिस्कवरी हुआ, जो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा टाइम की वजह से. सो आज का हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, वो बीच में है, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो उसी के अंदर हम देखेंगे देयर आर क्वार्क्स, एंड इफ यू सी द डायमेंशन इज गोइंग वेरी डाउन, and there are many different kind of quarks like U, D, C, S, T, B. इसका क्या है कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, और ये फ्रैक्शनल चार्ज है. जो एलिमेंटरी चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज लेते हैं, ये फ्रैक्शनल चार्ज होता है. ओके, इंडिपेंडेंटली उसको देख नहीं पाएंगे. हम इंडिपेंडेंटली देख नहीं पाएंगे, इधर छोड़ देंगे क्या साइंस को? आंसर इज नो. सो वी शुड आल्सो सी, कैन वी मेक, जो इंडिपेंडेंटली क्वार्क नहीं मिलेगा, ग्लोन नहीं मिलेगा, क्वार्क ग्लोन का प्लाज्मा मिलेगा क्या? सो वही एक्सपेरिमेंट हम इधर कर रहे हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा मासिव एलिमेंट ले रहे हैं लाइक लेड, उसको एनर्जी, हाई एनर्जी में एक्सीलरेट कर रहे हैं. सो उसको कलाइड कर रहे हैं, व्हिच इज कलाइडर एक्सपेरिमेंट. और उसके बाद जो निकल रहा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत पार्टिकल निकल के आ रहा है. सो ये पार्टिकल सब डिटेक्टर, हाई एंड डिटेक्टर टेक्नोलॉजी है, मैं दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स. सो उसी में वो पार्टिकल को डिटेक्ट करके जो यूनिवर्स का फ्यू माइक्रोसेकंड के बाद जो मैटर बना हुआ है, बना था, उसी को हम लैबोरेटरी में बना के वो यूनिवर्स का इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं. सो ये जो CERN एक्सपेरिमेंट है इधर जेनीवा में, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, सो इसमें ये एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है. ये है CERN, जिधर अभी थोड़ा छुट्टी लेके IIT इंदौर से मैं इधर 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, काम करने के लिए इधर आया हूँ. ये है CERN का नजरिया. So thanks to our convener नीरज शुक्ला जी. So इनके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जो CERN लैबोरेटरी है, which is situated in France and Switzerland border. So मैं इधर किधर, जो पहाड़ी दिख रहा है, मैं इसका आसपास में हूँ. एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये CERN का एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस इधर है. ये ट्राम लाइन आप देख रहे हैं, ये है उनका जो ऑडिटोरियम, एग्जीबिशन ग्लोब ऑफ साइंस. और इधर और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है अभी. सो ये है CERN का व्यू, एंड मोस्ट ऑफ द लैबोरेटरी उनका जो है, ये सब अंडरग्राउंड है. सो इसीलिए
वो दिख नहीं रहा है ऊपर। सो ये है, आप देखेंगे ये है जेनीवा एयरपोर्ट, ये फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर लेके ये है जुरा माउंटेन, ये आल्प्स माउंटेन इस तरफ रहेगा, और ये लेक जेनीवा। सो इसमें बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंडिया का भागीदारी बहुत ज्यादा है। वी हैव ह्यूज पार्टिसिपेशन इन CMS एक्सपेरिमेंट, जो गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया था, CMS एक्सपेरिमेंट, एंड आलिस एक्सपेरिमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है क्वार्क-ग्लून प्लाज्मा जैसा जो फंडामेंटल प्राइमोडियल मैटर बनाने का। सो इसमें इंडिया का, IIT इंदौर का भी योगदान है इसमें। सो ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाट एवर यू सी दीज आर अंडरग्राउंड। वो 50 से लेके 150 मीटर्स अंडरग्राउंड है। ओके, सो इधर मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं हमारा कैसे होता है आपका पार्टिकल एक्सीलरेशन एंड कोलिजन लार्ज हाड्रोन कॉलिडर में। ये क्या हुआ, जो आयन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल लेके, सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देके मैग्नेटिक फील्ड में इसको बेंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सीलरेट करेंगे, ऐसे करके सीक्वेंशियल एक्सीलरेशन कर करके सो हम इसका एनर्जी बढ़ा रहे हैं। यू कैन सी 450, सो देन 70 eV, वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सो देन वो जो LHC का जो बड़ा टनल है 27 किलोमीटर, इसमें पार्टिकल को एक्सीलरेट करके हम इसका एनर्जी बढ़ा रहे हैं। देखो अभी धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद उसको लेके कलाइड करेंगे, सो एनर्जी बढ़ेगा तो हमको जो देखने का तरीका मैं बोला था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सो वहां से हमको अंदर का चीज देखने के लिए मिलेगा। बट फॉर दैट we have to use our experimental facility, our high-end detectors. So these are some videos, some simulations where these detectors are there to detect all these particles coming out as a debris from the collision. वो collision होने के बाद जो particle निकलता है, ठीक है। सो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इधर। आप सोचेंगे हम स्विट्जरलैंड जाके, नीरज जी बोल रहे थे ये स्विट्जरलैंड जाके क्या कर रहे हैं, सो हम ये सब चीज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मैं और एक प्रूफ भी दिखाऊंगा। सो ये है एक स्कीमेटिक व्यू, आज यू कैन सी ये स्कीमेटिक व्यू में क्या हो रहा है कि ये जो अंडरग्राउंड एक्सीलरेटर है, सो इसमें जेनीवा लेक, ये है सिटी जेनीवा, ये फ्रेंच साइड जुरा माउंटेन, ये आल्प्स माउंटेन, ये अंडरग्राउंड पूरा स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस दोनों टेरिटोरी को थोड़ा थोड़ा लेके इस एरिया में। फॉर एग्जांपल मैं अभी जिधर घर लेके रुका हूँ ये फ्रेंच साइड में है, मेरा ऑफिस है स्विट्जरलैंड साइड में। सो मैं बॉर्डर क्रॉस करके जाता हूँ ये ऑफिस को। सो ये है उनका अंडरग्राउंड स्केलेटन ऑफ लार्ज हाड्रोन कॉलाइडर। सो आप देख सकते हैं ये कॉलाइडर ऐसे दिखता है। एंड जो डिटेक्टर में बोला, आप कितना बड़ा बड़ा डिटेक्टर देखिए, एक बंदा खड़ा है इधर। सो ये ऑलमोस्ट 6 स्टोरी बिल्डिंग, इतना बड़ा बड़ा डिटेक्टर क्यों बनाते हैं, आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए। इतना छोटा पार्टिकल को देखने के लिए इतना बड़ा डिटेक्टर चाहिए क्या? सो ये सब क्वेश्चन सब, क्योंकि आप देखेंगे कैवेडेंस लैबोरेटरी में जे थॉमसन जो क्रूक्स ट्यूब में काम कर रहे थे, छोटा सा ट्यूब टेबल टॉप, वो टेबल टॉप से लार्ज हाड्रोन कॉलाइडर में क्या हो गया, इतना बड़ा बड़ा डिटेक्टर चाहिए। सो आप इसको सोचना चाहिए। इसीलिए मल्टी कंट्री इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग। सो इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इंडिया इज ए पार्टनर, वी हैव आवर ओन डिटेक्टर्स। ओके, सो देखिए कितना बड़ा बड़ा डिटेक्टर है। इधर देखिए ये भी इंडिया का पार्टिसिपेशन इसमें है। एंड देखो एक बंदा खड़ा है, कितना बड़ा डिटेक्टर है। सो दीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज। ये है हमारा डिटेक्टर अलिस, जिधर IIT इंदौर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ एक कॉलिजन के बाद किस्सा दिखता है इवेंट डिस्प्ले। आप कंप्यूटर में इसका इवेंट डिस्प्ले देखेंगे, ये क्या दिख रहा है, ये है इतना डेंसिटी है पार्टिकल का, इतना पार्टिकल निकल रहा है। सो इसको एनालाइज करना, फिजिक्स निकालना, यहाँ से एक पार्टिकल को किसी पार्टिकल को प्रोटॉन बोलना, किसी को न्यूट्रॉन बोलना और इलेक्ट्रॉन बोलना, और देयर आर सो मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इससे फिजिक्स कैसे निकाला जाए। सो दैट इज द मॉडर्न डे बोथ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो detector technology which has immense applications both for hadron therapy, cancer detection and many other things. Okay, so अभी लास्ट वीक में 15 तारीख को ये टॉक देने वाला था। 15 तारीख आवर ऑनरेबल भाई एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड सो विजिटेड आवर एक्सपेरिमेंट। सो इसीलिए मैं आज को ये शिफ्ट किया गया।
एंड उसी दिन मैं गया था मेरा एक्सपेरिमेंट देखने के लिए। एंड आई एम प्राउड टू मेंशन, मैं बहुत दिन बाद वो अंडरग्राउंड 50 मीटर्स जाके जब मेरा एक्सपेरिमेंट देखा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा हाई एंड टेक्नोलॉजी का है। अभी जो रेडी हो रहा है, फरवरी से डाटा लेने के लिए हमारा स्टूडेंट लोग आएंगे। हाँ, सो ये बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी का नया नया डिटेक्टर, नया टेक्नोलॉजी लेके बन रहा है। हाँ, सो हाई लुमिनोसिटी एंड हाई एनर्जी को पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए। सो ये अभी हमको लास्ट कुछ साल के लिए एक फिजिक्स में एक मजेदार टाइम देने वाला है। न्यू डिस्कवरीज, न्यू वंडरलैंड, ये सब हमारे लिए आने वाला है। सो ये अगेन नीरज जी को मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ, मैं गया था हमारा एक्सपेरिमेंट देखने के लिए along with our ambassador, Indian ambassador to Switzerland. So yeah, so with this मैं फिनिश कर रहा हूँ आज का लेक्चर। and if you are really interested to know more, so stay tuned for the next talk. I may plan, I have not planned, but this will be a sequential talk of this structure of proton and discovery of quarks. Okay, so thank you so much. So मैं सोच रहा हूँ कि I think I could convey the excitements from the discovery of the fundamental building block of matter from atoms, जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, वहां से कैसे कैसे हम आए हैं अप टू क्वार्क्स तक। So if I could encourage you with these discoveries, so many Nobel Prizes and evolution of science and technology with time, so I would be very happy, because talking to the school students is always a pleasure for me as a person. But because of the unprecedented corona time, it is not possible to talk to students. I usually go each month or time to time to give talks in school level for popularization of science, but ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इसका पॉजिटिव साइड हम देखेंगे, तो पॉजिटिव साइड क्या है कि मैं अभी स्विट्जरलैंड में बैठ के इंडिया में टॉक दे रहा हूँ। सो सबका पॉजिटिव साइड निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। सो द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, so thank you very much for giving me this opportunity. I think I could convey the message to the students. Thank you. Over to Niraj. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रघुनाथ साहू जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना मेहनत करके हिंदी बोला है। वो बहुत टफ काम होता है। तो हम मतलब बच्चों के लिए आपने मेहनत किया, बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। और जिस तरीके से आपने न्यूटन के सोच से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे चीज कैसे देखें, उसके बाद आज का युग जो है उसमें बड़े बड़े मशीन, इतने 27 किलोमीटर लंबा टनल के अंदर जो मशीन लगा हुआ है, कितना मतलब बदल गया है समय, और कि हम छोटी छोटी चीज देख के कितना इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो श्योर है कि बच्चों को इनकरेज करेगा कि वो और रिसर्च करें, और मतलब भविष्य में रिसर्च की एक अच्छे से ऑप्शन है। और सोच सकते हैं, जैसे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, गेट, जैसे गेट आपने बोला कि कार का गेट खोल रहे हैं तो कुछ हो रहा है, तो वो सोचेंगे ऐसे, तो श्योर है कि उनको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ सोचना चाहिए, हो सकता है रिसर्च का कुछ पार्ट हो। तो भविष्य में ऐसी चीजें देख के और आप लोगों का गाइडेंस पा के श्योरली आई थिंक वो भविष्य में अच्छा कुछ कर पाएंगे। और ये सब मशीनें जो है जिस तरीके से इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ये सब बना रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है बनाने में, ये लोग भी हमारा भविष्य है और श्योरली ये लोग हेल्प करेंगे। तो फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हिंदी में लेक्चर दिया, बच्चों को समझाया और स्विट्जरलैंड से अपना टाइम दिया। और मैं इसी के साथ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत लोग हमारे साथ जुड़े आज, जिन्होंने आपके लेक्चर को बहुत अच्छा बोला है, जैसे अनिरुद्ध सिंह जी, और काफी लोग गुणवंत तनवार जी, ममता राय, रानी बैरागी, विजेंद्र लाला, रमाकांत दुबे, सुरजीत खरे, अखिलेश पाठक, बहुत लोग ऐसे जुड़े, सबका तो नाम हम नहीं ले सकते यूट्यूब में, लेकिन इससे ये लग रहा था कि सभी लोग एक्टिवली देख रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका उनका इंटरेस्ट है। और मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूँ बाद में कि कुछ लोग तो छूट जाता है उस समय देखना, वो बाद में देखते हैं और उसको लाइक भी करते हैं, लोगों के पास शेयर भी करते हैं। तो मीन्स ये है कि जो हमारा मकसद है, जिस मकसद से हम काम कर रहे हैं, वो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उसी में मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने टीम को, और डॉक्टर आशीष जी को धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर मृगनयन जी को, डॉक्टर कुशवाहा जी को, कि जो हमें कंटिन्यूअसली हेल्प कर रहे हैं। और मैं नीरज
को, नीरज सोनी को धन्यवाद करता हूं और प्रवीण जी को धन्यवाद करता हूं, जो हमें टेक्निकल और सेक्रेटरी स्टाफ इन सब के लिए हेल्प कर रहे हैं कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए। और लास्ट में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर रावेन जी का, जो हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहते हैं और जिनके सपोर्ट से हम अच्छे अच्छे चीजें सोच पाते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए और भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं उसी में अब डॉक्टर रावेन जी से धन्यवाद सर, बहुत अच्छे लोगों को आपने जोड़ा। डॉक्टर रावेन जी। मैं आभार व्यक्त जी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे राज्य के बच्चों के लिए समय दे रहे हैं, और खास तौर से आज डॉक्टर रघुनाथ साहू साहब का कि जो हमारे बच्चों को स्विट्जरलैंड से भ्रमण कराया और बहुत ही सार्थक ज्ञान दिया, जिससे हमारे निश्चित ही बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। मैं सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद रावेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनाथ जी अगेन। बच्चों आप फिर से इसको देखिए, समझिए, जो क्वेश्चन हो पूछिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा रघुनाथ सर से कि भविष्य में उनका लेक्चर हम करा पाए इसमें। तो उसी के साथ हम एंड करते हैं।